औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। देखिए जी, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेम ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जी हमारे पास ये है कि एफ ऑफ एक्स वाई, अब हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी वाई या कॉज ए एक्स प्लस बी वाई होगा। इसमें मैंने ये नहीं कहा कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स वाई है, पहले तो मैं इसको क्लियर कर लूँ फिर दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। एफ ऑफ एक्स वाई जो है उसकी वो राइट हैंड साइड उसकी जो है उसमें ये लिखा हुआ आएगा साइन ए एक्स प्लस बी वाई या कॉज ए एक्स प्लस बी वाई लिखा हुआ आएगा। यानी राइट हैंड साइड के ऊपर जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी उसकी राइट साइड पे टैन नहीं होगा, कॉट नहीं होगा, कॉट ए एक्स प्लस बी वाई, सीकेंट ए एक्स प्लस बी वाई या कोसीकेंट ए एक्स प्लस बी वाई नहीं होगा। सिर्फ साइन और कॉज की डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब उसके अंदर हमारे पास सूरत हाल ये है कि अगर किसी की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट साइड पर साइन ए एक्स प्लस बी वाई आ जाए या कॉज ए एक्स प्लस बी वाई ए एक्स प्लस बी वाई आ जाए, ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, बी 1/3 हो सकता है, 1/8 हो सकता है। यहाँ पर भी ए और बी इज़ एनी रियल नंबर। ए अगर ज़ीरो हो, ए ज़ीरो हो सकता है, तो बी जो है वो लाजमी तौर पर नॉन ज़ीरो हमारे पास होगा। यानी ए ये पॉसिबल है कि ए ज़ीरो हो जाए तो बी जो है वो नॉन ज़ीरो लेना पड़ेगा, यानी कि ए ज़ीरो ले तो बी को 4 लेना पड़ेगा जो कि नॉन ज़ीरो है। इसी तरह बी ज़ीरो हो सकता है, बी अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ए जो है वो नॉन ज़ीरो होगा। ये पॉसिबिलिटी हमारे पास मौजूद रहेगी। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये साइन ए एक्स का भी सवाल इसके अंदर आता है और साइन बी वाई का भी सवाल इसी में हल होता है। इसी तरह कॉज कॉज बी वाई का क्वेश्चन भी सॉल्व होता है और कॉज ए एक्स का भी सवाल हल होता है। सेकंड ये कि हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि डी स्केयर को आपने जो है माइनस ए स्केयर पुट करना है। यानी जो भी डी स्केयर होगा जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस में नज़र आएगा उसको माइनस ए स्केयर यानी एक्स का कोफिशिएंट जो उनसे है, तो एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा पहले उसका स्केयर लेंगे फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह जब बी को क्या करना है, ये बी का स्केयर लेंगे यानी वाई के कोफिशिएंट जो भी होगा उसका को स्केयर लेंगे और उसके बाद जो है हम उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये और एक और चीज़ डी डैश यानी इन दोनों की प्रोडक्ट जो होगी माइनस ए बी होगी, यानी ए और यानी एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल लिखने का तरीक़ेकार होता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसे लिखी हुई होगी तो यहाँ पे राइट हैंड इधर आपके पास साइन ए एक्स प्लस बी वाई होगा या कॉज ए एक्स प्लस बी वाई नोमिनेटर के अंदर मौजूद होगा। अब हम एक सवाल हल करते हैं जिसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं, ये सवाल हमारे पास कैसे हल होते हैं इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमने जो अब तक सवाल हल किए ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी राइट साइड पर यहाँ पे ज़ीरो भी आया है, यानी कि ये हमारे पास ज़ीरो भी लिखा गया है। और उसके बाद क्या कहते हैं, इसकी राइट साइड पर ये भी आया है यानी 2/3 ई रेज़ टू पावर माइनस वाई या 2/3 ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस वाई। इस तरह के भी सवाल पिछली लेक्चर्स के अंदर हम करते हुए आ रहे हैं। आज हम जो उनसे है ये दोनों को हल कर रहे हैं। आप चाहें इसको यूँ समझ सकते हैं कि ये सवाल इस तरह भी आ सकता है 2 sin 3x माइनस वाई, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है यानी कि आपके पास राइट हैंड साइड पर इस डिफरेंशियल इक्वेशंस की राइट हैंड साइड पर ई रेज़ टू पावर माइनस वाई लिखा हुआ हो। सेकंड ये कि ये हमसे एक मिस्टेक हुई है लिखते हुए, यहाँ पे 2 आएगा यानी क्योंकि हर एक में सेम ऑर्डर होना ज़रूरी है। यानी अगर आपके पास यहाँ पर सेकंड आया है यानी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दूसरी भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल यानी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा और यहाँ पे भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा। ये नहीं होगा कि यहाँ सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ फोर्थ ऑर्डर आ जाए। इस तरह के हम सवाल नहीं हल कर रहे, हम सेम ऑर्डर के कर रहे हैं। ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ फिफ्थ नहीं हो सकता या 1 नहीं हो सकता फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, और यहाँ पे 6 नहीं हो सकता। जो पहली डिफ़ाइन हो गया अगर सेकंड डिफ़ाइन हो गया तो बाकी जितना भी लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर लिखा जाएगा वो सारा सेकंड ऑर्डर ही लिखा जाएगा। और उसके बाद इसको लिखने के तरीक़ेकार ये भी हैं कि आपके पास z, इसको z xx लिख दें और +7
फिर उसके बाद जेड एक्स वाई प्लस 10 जेड वाई वाई हम लिख सकते हैं, और ये राइट हैंड साइड इसकी वैसी की वैसी ही रह सकती है। और इसके अलावा इस ऑपरेटर्स को यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स को D2 लिख सकते हैं। और इसको जो है ये हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिफ़ाइन कर चुके हैं कि ये हम कैसे लिखते हैं, D और D डैश। और इसी तरह हमारे पास ये D डैश का स्केयर लिख सकते हैं इनटू जी। ये इसको इस फॉर्मेट के अंदर लिखा जा सकता है जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स के अंदर लिखते हुए आ रहे हैं। तो मेथड जो हैं 1 2 3, तीन एक ही सवाल को 3 तरीक़ों से डिफ़ाइन किया जा सकता है। अब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये हमने क्वेश्चन लिखा, फिर उसको हमें जब भी फॉर्मेट चाहिए होगा वो इसका इस फॉर्मेट में हमें लिखना होगा। ये फॉर्मेट नहीं चाहिए होगा, हम हमेशा इस फॉर्मेट में इसको चेंज कर दिया करेंगे जी, और बाकी ये चीज़ यानी कि डी और डी डैश के फॉर्मेट के अंदर होगा। सेकंड ये कि ये केस मैंने इसका नाम 2 रखा है अपनी आसानी के लिए, और पार्ट 1 क्योंकि केस 2 में बहुत ज़्यादा आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्मेट हैं या डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिनको मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करूँगा। आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ साइन और साइन की डिस्कशन है या कॉज की है। साइन लिख दो या कॉज लिख दो, एक ही बात होगी। और उसके बाद सवाल लास्ट स्टेप के अंदर फ़र्क पड़ता है, और एक्सपोनेंशियल्स की साथ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, यानी z को छोड़ दें, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास होगी। d की वैल्यू हमेशा से हम m कर रहे हैं और d डैश की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो सिचुएशन m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 10 जो कि ये हमारे पास आ गई। अब इसके ऊपर फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, बाय हिट एंड ट्राई रूल कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम हम कर सकते हैं, या कोई भी जिसकी मदद से हम m और m की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, चाहे यहाँ 3 डिग्री हो या 4 डिग्री हो। फिलहाल यहाँ पे सेकंड डिग्री है, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने ये फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन जब हमने की तो हमारे पास ये फैक्टर बना लिए हमने, और उसके बाद m इज़िकल टू -2 और m इज़िकल टू -5 डिफरेंट रूट्स हमारे पास आ गए। तो इसका जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आया वो हमारे पास क्या आया जी, ये सॉरी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन f1 इसको y-2x लिख सकते हैं। इसके साथ सिर्फ इसके साथ x ही लिखना है, यानी y प्लस mx जो फार्मूला हम पहले डिफाइन करते हुए आ रहे हैं। तो y-2x और ब्रैकेट में इसको लिखेंगे, इसे y-5x लिखेंगे, और यहाँ पे f1 और f2 लिखेंगे, और इसके ऊपर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। बेहतर है कि हम इसको z ही लिखें, यानी कि z ये ना लिखें, क्या कहते हैं y, ZC हम जो है लिखते हैं। अब हम जो है इसका ये स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट किया, और यहाँ पर हमारे पास स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ, और फिर हम अब इसके अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका या पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम YP इसकी डिनोट कर रहे हैं। तो 1/d का स्क्वायर प्लस 7d d डैश प्लस 10d डैश। इसको भी अगर मैं कहूँ ZP रख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेहतर है ZP रखना चाहिए। चलें YP लिख दिया क्योंकि YP हमारा इस सवाल के अंदर नोटेशन नहीं है। उसके बाद इसकी पहले 1 ऑक्सिलरी इक्वेशन आप देख सकते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन D2 प्लस 7d d डैश प्लस 10d डैश का स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड जो इस सवाल के अंदर लिखी हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसकी राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है 2 sin इंटू 3x माइनस वाई और प्लस 2/3 e⁻⁻y, और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये लिखी हुई है इसके यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका रेसिप्रोकल किया और राइट हैंड साइड पे ये हमने लिख लिया। अब हमने इस ऑपरेटर्स को यानी ये ऑपरेटर्स को हमने पहले इसके साथ इन्वोक किया, फिर इस ब्रैकेट को इसके साथ इन्वोक किया, और ये करके हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको I1 कह रहे हैं हम, इसे हम I2 कह रहे हैं। ये देखें, इसे हम I1 कह रहे हैं, और इसके बाद इसको हम जो है पहले इसको हल करेंगे I1 कह के, फिर इसके बाद इसको हम I2 कह के हल करेंगे। बाद में ये वैल्यूज़ इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। यहाँ पर अब इसके अंदर D ये लिखा हमने I1 ऑपरेट करके, तो हमारे पास अब इसके अंदर लिखा हुआ था कि इसको इस सिचुएशन को जिसमें साइन और कॉज आ जाए, तो साइन कॉज टैन या कॉट या सीकेंट या कोसिकेंट नहीं आनी चाहिए, यानी सीकेंट कोसिकेंट
कॉट और टैन नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ साइन या कॉज होने चाहिए और 1 ओवर रेसिप्रोकल जो है ऑक्सिलरी इक्वेशंस का होना चाहिए, यानी कि 1 ओवर ऑक्सिलरी इक्वेशन होनी चाहिए। तो हमारे पास इसके अंदर ये था फार्मूला कि जो x का कोफिशिएंट होगा इसका हम स्केल लेंगे, जो कि 3 का स्केल क्या होता है 9, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और डी स्केल की वैल्यू इस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो डी स्केल इज इक्वल टू -9। फिर हमने कहा था डी डैश की वैल्यू क्या होगी, y का कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट जो भी होगा उसका पहले स्केल लेंगे, -1 का स्केल जो कि +1 हो जाएगा, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हमारे पास आ जाएगा। फिर हमने ये कहा था जो d और d डैश होंगे इनकी वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x और y के कोफिशिएंट, 3 मल्टीप्लाई -1 और फिर माइनस से इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। ये वैल्यूज़ हमने सारी की सारी जो हैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट की, जो हमने इधर लिखे। हमेशा हम इस चाहे यहाँ पे साइन होता है या कॉज होता है, एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी हम इस किस्म के सवाल हल कर रहे होंगे जिसके यहाँ पर साइन या कॉज आ जाएगा, तो आप याद रखिएगा अगर साइन हो रहा है तो कॉज भी ऑटोमेटिकली हमारे पास हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ फ़र्क और सिर्फ फंक्शंस का होगा, ये साइन का फंक्शन है ये कॉज, क्योंकि एक्चुअल तो हम इसके एंगल के ऊपर काम करते हैं, जो साइन हो या कॉज हो, मतलब चाहे साइन 3x - y लिखा हो तब भी हमने डी स्केल की वैल्यू इसी तरह फाइंड आउट करनी है कि x का कोफिशिएंट जो कि ये हमारे पास होगा और उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्केयर -1 और y का कोफिशिएंट -1 का स्केयर जो कि +1 और इसे फिर -1 से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे यहाँ साइन हो या कॉज हो, दोनों सूरत में डी स्केयर और डी डैश और डी डैश प्रोडक्ट निकालने का तरीक़ेकार सेम है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे पास साइन हो या कॉज हो, मेथड जो सा है 90% हमारे पास एक जैसे ही आता है। अब उसके बाद हम यहाँ पे ये करते हैं कि I1 की वैल्यूज़ में इनकी वैल्यूज़ ये हमने जो निकाली ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इधर, और जब सब्स्टिट्यूट की इसका जवाब -9 आया, इसका आंसर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक +21, इसका आंसर जो है हमारे पास -10 आया। इन सब को जब सॉल्व किया ये 2 साइन ये चीज़ें ऐसे ही साथ लिखी जाएंगी। उसके बाद ये 1/2 और ये 2 इसका 2 से कैंसिल हो गया, या जो भी अगर ये इसके अलावा भी आंसर आता तो हम इसके अलावा आंसर लिखते, तो sin 3x - y इसका I1 का हमारे पास आंसर आ गया। अब हम I2 करते हैं, I2 1 ओवर ऑक्सिलरी इक्वेशन और इसका ये 2/3 e⁻⁻y। अब इसमें इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ e⁻0x - y, बाकी चीज़ें मैंने वैसे ही लिख दी और इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं डाला। अब उसके बाद जाके मुझे x का कोफिशिएंट मिल जाए और y का कोफिशिएंट तो मेरे पास विजिबल था -1। तो d इसका मेथड क्या है ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ कि जिसमें एक्सपोनेंशियल होता है उसके अंदर हमारे पास ये होता है कि x का कोफिशिएंट का जो होता है उसे हम d की वैल्यू पुट करते हैं, यानी d = 0। इसमें स्केलिंग वगैरह नहीं होते जैसा साइन और कॉस के अंदर हमने I1 में किया था। और उसके बाद क्या कहते हैं d'1 हमारे पास -1, यानी d डैश जो इसका y का कोफिशिएंट होता है वो d डैश होता है। भाई इसके अंदर ये दो वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, साइन और कॉस के सोल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीक़ेकार और होता है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का मेथड कुछ और होता है, यानी एक्सपोनेंशियल का x का कोफिशिएंट d = 0 और d डैश = -1। उसके बाद ये इसकी वैल्यू रखी d की 0, फिर यहाँ पे 0, फिर +10 और -1 का स्केयर हमने रखी, और ये चीज़ e⁻⁻y दोबारा मैंने इसको लिख दिया ऐसे ही जैसे पहले था, e⁻0x - y नहीं लिखा। उसके बाद इसे हल किया तो हमारे पास ये 1/10 e⁻⁻y हुआ, ये I2 की वैल्यू होगी। yp जो सा था वो हमारे पास I1 + I2 को हम हल कर रहे थे, तो हमने ये दोनों वैल्यूज़ I1, 3 और 4 इसको 2 में सब्स्टिट्यूट किया। आप बैक करके वीडियो बैक कर देख सकते हैं। इसे हम ZP कह सकते हैं, YP कह रहा हूँ क्योंकि YP नोटेशन इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुई सवाल में, लिहाजा ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास ये आया। इन दोनों की वैल्यूज़ हमने Z के साथ लिखें तो बहुत बेहतर है ये Z, और इसको ZC लिख सकते हैं, आप ज़रूर लिख दीजिएगा, वरना इसे आप इसे YP के तौर पे भी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िलहाल हमारे पास अब उसके बाद इनकी वैल्यू YC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, YP की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट कर दी, तो ये हमारा आंसर आ गया। असल प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि हमारे पास ना ये जहन में रखिएगा, ये सवाल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि अगर D 8 हो और उसके बाद
डी ये 3D8 कर लिया, ये 9 है, D9 D8 2D7 और ऊपर sin 2x माइनस वाई हो, और ये D8 से लेके हमने यहाँ तक लिखा है। तो हमने इसको जो है किस तरीके से करेंगे, ये देखिए मैंने कोशिश की है, ये एक अलहदा से सवाल है, वो सवाल कंप्लीट हो गया है पहले वाला, कि आपके पास मसलन इसमें तो ये लिखा हुआ है कि डी स्केयर की वैल्यू जो है वो आपके पास अगर यहाँ साइन और कॉज हो तो वाई पी, ये मैंने एग्जांपल बनाई है, तो डी आपके पास यहाँ पे डी स्केयर 2 का स्केयर यानी एक्स का कोशेंट और इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -4, सिर्फ ये इसकी वैल्यू बताता है, -4 आएगी। और उसके बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं, अगर डी डैश है इसका स्केयर हमारे पास किसकी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू जो है ये y का कोशेंट -1 है, -1 का स्केयर और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगी। और उसके बाद d और d डैश ये यानी ये x और y के कोशेंट को मल्टीप्लाई करें, x का कोशेंट है 2, y का कोशेंट -1, 2 मल्टीप्लाई -1 और फिर ये माइनस और +2 हमारे पास होगा। अब असल सवाल ये है, ये वैल्यूज़ तो पहले वाली मेथड से आप दोबारा वीडियो भी बैक करके देख सकते हैं कि यही मेथड हमने बताया था कि अगर यहाँ साइन 2x माइनस वाई लिखा हो या कॉस 2x माइनस वाई लिखा हो और उसके अलावा और दूसरे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कोई भी ना लिखा हो, यानी कि tan 2x माइनस वाई ना लिखा हो, cot 2x माइनस वाई ना लिखा हो, secant 2x माइनस वाई भी ना लिखा हो, cosecant 2x माइनस वाई ना लिखा हो, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस लिखे हो, साइन 2x माइनस वाई लिखा हो या कॉस 2 माइनस वाई लिखा हो। उसके अंदर अगर यहाँ पे आपके पास ये आ जाता है D9। अब D9 की वैल्यू कहाँ से निकालें, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन है, डी स्केयर की वैल्यू -4 और डी डैश की वैल्यू का स्केयर -1 और डी डैश की वैल्यू +2, जो कि हम सवाल के अंदर बयान कर रहे हैं। तो D9 देखें ऐसे फाइंड आउट करेंगे, याद रखना, बाकी भी आप खुद कर लेना। इसको जो है ये D कर देंगे और इसे D8 लिख देंगे, फिर D लिखेंगे और फिर उसके बाद d स्केयर रेज़ टू पावर 4 कर देंगे। अब उसके बाद D लिखेंगे और उसके बाद d स्केयर की वैल्यू जो आपके पास क्या है जी -4, ये पुट कर देंगे, -4 रेज़ टू पावर 4 और फिर इसको हम हल करेंगे जो कि हमारे पास +4 रेज़ टू पावर 4, जो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिखें, यानी इसका आंसर D9 का आंसर आपके पास D256D होगा। एक और ले लेते हैं, मसलन हम यहाँ पे D5 कैपिटल D5 ये हमारे पास, इसको फिर किस तक ब्रेक करेंगे, इसे हम करेंगे D4 यानी D इंटू D4 और उसके बाद D इंटू D का स्केयर और रेज़ टू पावर स्केयर। अब D स्केयर की वैल्यू हमने रखनी है, वो हमारे पास -4 है, -4 का स्केयर और इंटू D, यानी दूसरे लफ्ज़ों में 16D हमारे पास होगा। D क्यूब को हम क्या लिखेंगे, यानी जो भी D स्केयर से ग्रेटर देन आपके पास होंगी पावर्स, यानी D स्केयर से ग्रेटर कौन सी हो सकती हैं, D3 हो सकता है, D4 हो सकता है, D5 हो सकता है, D6 हो सकता है, D7 हो सकता है, D8 होगा, D9 होगा। इन सब को स्प्लिट कर देंगे ऐसे, जैसा मैंने बताया D9 को ऐसे स्प्लिट करना है, उसमें सिंगल D रह जाएगा और D5 को हमने ऐसे करना है। सिमिलरली अगर आपके पास क्या कहते हैं D डैश होते, ये सारे D डैश होते, उसको भी स्प्लिट ऐसे ही हम करते हैं D-9, यानी मैं कर भी देता हूँ, जैसा ये D-9 है, ये D डैश, ये भी D डैश और उसके बाद यहाँ भी D डैश। तो फिर इसके अंदर सिर्फ वैल्यू का फ़र्क पड़ना था, यहाँ -1 का स्केयर आना था, ये 4 नहीं आना था, -1 का स्केयर। तो -1 का यानी D डैश जो सा है वो आपके पास -1 आना था, तो -1 रेज़ टू पावर 4 +1 हो जाना था, 256 नहीं रहना था और D डैश यहाँ पे रह जाता। मकसद ये है कि हमने अगर हमारे पास कोई ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें साइन या कॉस हो और जिसके वाई पी करते हुए यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल करते हुए, और हमारे पास क्या कहते हैं डिनोमिनेटर में इसके यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसी हो जिसकी जो जिसमें जो हमारे पास टर्म्स हैं वो टर्म्स जो सी हैं D2 या D-2 से ग्रेटर हों जिसका, तो हम उसको स्प्लिट करेंगे ऐसे और फिर उसको सवाल को हम हल करेंगे। ये सिर्फ एक की पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करना था, बाकी सवाल जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है।
इंशाल्लाह जी बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।